बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों के पेपर के बारे में, यानी सोशल रिसर्च मेथड की। अगर हम देखें समाजशास्त्र के अंदर बीए फर्स्ट ईयर से लेकर एमए फाइनल तक, तो जो सबसे कठिन पेपर माना जाता है वो सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ मानी जाती है, और ये बीए में भी आता है, एमए में भी आता है और 11वीं-12वीं के अंदर भी आता है। अगर देखा जाए तो सबसे कठिन पेपर इसी को मानते हैं, और जो है साथ ही एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आप ढंग से करते हैं तो इसमें आपके पूरे में से पूरे अंक भी आने की संभावनाएं रहती है। बिल्कुल गणित की तरह है, अगर आपके आए तो 100 में 100, नहीं आए तो कुछ भी नहीं आएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपने मेरे पेपर वीडियो देखे हैं, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप लोग चीज़ों को समझें, और अगर आप कोई चीज़ समझ कर करते तो आपको निश्चित रूप से उसका उत्तर परीक्षा के अंदर याद रहता है। तो जो है आप अगर मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक आएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग जो है मेरा चैनल आज की तारीख में बहुत पूरे भारत में, उत्तर भारत के अंदर खासतौर से काफ़ी बच्चे देखते हैं और मुझे सवाल भी पूछते हैं, मेरे को रिप्लाई भी करते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ख़ास बात ये कि ये चैनल जो मोनेटाइजेशन का है, इसका जो पैसा है वो मैं अपने निजी काम में नहीं लेता हूँ, बल्कि जो है जो गरीब विद्यार्थी उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिए जो है किसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। किसी भी एक दो गरीब विद्यार्थियों का भी अगर मैं पढ़ाने में या किसी तरह की मदद करूँ तो मुझे खुशी होगी, और इसके अंदर आप लोग भी भागीदार बन रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों के बारे में। मेरा जो तरीका है बिल्कुल सीधे तरीके से मैं क्योंकि पूरा पेपर पढ़ाना है तो मुझे चीज़ों को, जो मुख्य चीज़ें उनको मैं संक्षेप में बताऊंगा, मगर इस तरह से बताऊंगा कि वो चीज़ें एक बार अगर आप देखते हैं तो आपको याद रह जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इस पेपर के बारे में कि जो अनुसंधान पद्धतियां हैं उसके अंदर आपको सबसे पहला एक सवाल ये आता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान या साइंस किसे कहते हैं। तो जो है आमतौर पर हम लोग जो है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये तीन समझते हैं। मोटे तौर पर अगर विज्ञान की हम सीधे तरीके से बात करें तो विज्ञान का मतलब जो है कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बल्कि एक विषय पद्धति, यानी किसी भी चीज़ का अगर हम अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो वो विज्ञान है। अब वो किसी भी चीज़ का मतलब है कि एक अगर हम बिजली का यानी करंट का हम अध्ययन कर रहे हैं, या समाज का अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी तरह का चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, या इवन ये चौक दिख रही है आपको, इस चौक का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं क्रमबद्ध और व्यवस्थित, तो वो भी विज्ञान कहलाता है। यहाँ चीजें आपको समझ में आ गई होगी विज्ञान का मतलब है। और विज्ञान के दो भाग माने गए, एक है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है सामाजिक विज्ञान। तो जो प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान की हम बात करें तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी है, बायोलॉजी, ये जो सारी जूलॉजी है, ये जो जिनको हम साइंस स्ट्रीम कहते हैं, वो सब प्राकृतिक विज्ञान है, क्योंकि वो प्रकृति की चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और जो बाकी जो हम आर्ट्स के सब्जेक्ट अगर हम बात करें, आर्ट्स के अंदर जैसे समाजशास्त्र है, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये जो है समाज के जो है पर्टिकुलर घटनाओं का या व्यक्तियों का इनका अध्ययन करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करती है, राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं, तो वो जो सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत आता है। यानी विज्ञान तो सभी है, तो यहाँ ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, यानी सोशल रिसर्च किसे कहते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान की अगर हम बात करें तो, क्योंकि पेपर का नाम ही सामाजिक अनुसंधान है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। और अगर जब तक आप उसका मतलब नहीं समझे तब तक आप रटने की कोशिश करोगे तो आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है सामाजिक घटनाएं, व्यवहार जो है, या कोई भी समस्या के बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त करने या घटनाओं के मूल कारणों तक पहुंचने की जो कोशिश करते हैं, यानी कार्य कारण संबंधों का पता लगाने की जो है एक व्यवस्थित पद्धति जो अपनाते हैं, वो सामाजिक अनुसंधान कहलाता है, सोशल रिसर्च। यानी कि जो है जो सामाजिक घटनाएं हैं उनके मूल जो कारण है, यानी हम कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो जो करने की जो पद्धतियां हैं उसको हम सामाजिक अनुसंधान पद्धतियां कहते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सामाजिक सर्वेक्षण, एक और शब्द आता है सोशल सर्वे। सामाजिक अनुसंधान तो सोशल रिसर्च, एक और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वैसे मेरा चैनल मूल रूप से हिंदी भाषी छात्रों के लिए है, मगर मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि जो शब्द है, जो अवधारणा है, उनके अंग्रेजी शब्दों को भी आप कोशिश करें कि उन्हें याद रखें, क्योंकि उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमें चाहे अंग्रेजी अच्छी लगे नहीं लगे उससे मतलब नहीं, मगर हमें ये हमारी एक मजबूरी, हम ये कह सकते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण, यानी जिसको हम बोलते हैं कि अंग्रेजी में बोलते हैं सोशल सर्वे, ये एक अलग चीज़ है। सोशल सर्वे सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि हम जो है
किसी जो है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में यानी एक निश्चित इलाके में रहने वाले व्यक्तियों का या घटनाओं का जो हम व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं, उनके बारे में तथ्य संकलन करते हैं, तो वो जो है सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। और हम क्यों करते हैं, वो जो है हम ये सामाजिक समस्याओं के निदान और उपचार करने के लिए उनका अध्ययन करते हैं। एक और चीज यहाँ मैंने बताया, निदान और उपचार। निदान का मतलब होता है डायग्नोसिस करना, यानी कि पता लगाना कि समस्या के कारण क्या है या समस्या क्या है। और उसके बाद, क्योंकि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर पहले हमसे बीमारी का पता पूछता है, उसको बीमारी क्या है, तो बीमारी का पता लगाना वो चीज कहलाती है निदान। और उसके बाद उपचार यानी इलाज, जो समाधान जो होते हैं वो तरीके दिए जाते हैं। यानी कि मान लीजिए गरीबी है, गरीबी के कारण क्या है, उस कारणों को खोजेंगे तभी उसे दूर करने के हम उपाय कर सकते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान एक बड़ी चीज है, और जो सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक सर्वे है, सर्वेक्षण है, वो उसके एक छोटा भाग है। अब अगर आप लोगों ने अभी जो 5 राज्यों के चुनाव देखेंगे, उसमें आपने एग्जिट पोल और ये सारी चीजें देखी होंगी। तो जो एग्जिट पोल है वो बेसिकली सामाजिक सर्वेक्षण का ही एक भाग है, यानी कि वो लोग जो है जो तथ्य संकलन करके उस तरह से जो पता लगाते हैं, वो चीजें इसके अंतर्गत कहलाती है। अब इसके बारे में और आपको विस्तार से आगे बताऊंगा। तो ये हो गया सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण। अब हम बात करेंगे तथ्य, आंकड़े या सामग्री के बारे में, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं डेटा। मैं ये यहाँ मिटा देता हूँ, और हिंदी को बोलते हैं तथ्य, सामग्री। राइटिंग खराब आप लोगों को शायद दिक्कत आए, अंग्रेजी में बोलते हैं डेटा, डाटा जो भी बोलते हैं कई लोग। तो सामाजिक जो तथ्य है या सूचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी के द्वारा आप लोग जो है इस पेपर के बाकी चीज़ों को अगर ध्यान से समझते सुनते तो चीज़ों को आप समझ जाएंगे। तथ्य या आंकड़े क्या है? वे सूचनाएं, सामग्री या जो है आंकड़े या जानकारी जिनके द्वारा वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है और कार्य कारण संबंधों के जो है ज्ञात किया जाता है, उसको हम तथ्य या आंकड़े कहते हैं। बिल्कुल एक छोटा सा उदाहरण के रूप में पहले आप लोगों को समझूंगा। जैसे मकान बनाना, मान लीजिए मकान बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें जरूरत पड़ती? ईंट, सीमेंट, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें, तो ये जो चीज़ें हैं उनको हम तथ्य कहते हैं। इसी तरह सामाजिक अनुसंधान की अगर हम बात करें, मान लीजिए आपको जो है किसी भी घटना के बारे में जानकारी करनी, गरीबी, बेरोजगारी, इनके बारे में, तो जब तक हम इनके बारे में जो आंकड़े इकट्ठे नहीं करेंगे, सूचना इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक हम जो इनके बारे में कोई कार्य कारण संबंध के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो आंकड़ों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वे सूचनाएं, जानकारियां जो हमारे अनुसंधान के लिए उपयोगी होती है, उनको हम तथ्य कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब तथ्यों की अगर हम बात करें तो तथ्य दो तरह के होते हैं। कौन कौन से तरीके के हैं तथ्य? जो है पहला है प्राथमिक तथ्य को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमरी, और दूसरा है द्वितीयक यानी सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या मतलब होता है? प्राइमरी का मतलब होता है प्राइम, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और सेकेंडरी यानी जो सेकंड नंबर पर आता है, यानी जो इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बिना भी काम चल सकता है। इसीलिए जो है ये आप लोगों ने देखा होगा, प्राइमरी स्कूलों का मतलब होता है कि जो मुख्य, यानी जो बच्चों की स्कूल है उनको प्राइमरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक आधार बनता। तो जो प्राथमिक आंकड़े हैं, यहाँ पर मैं ज़्यादा हिंदी के अंदर नहीं जाऊँगा, मैं आप लोगों को सीधा तरीके से बताना चाहूँगा कि प्राथमिक तथ्य का मतलब ये हो गया कि वे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता खुद इकट्ठा करता है, वो चीज़ कहलाती है प्राथमिक तथ्य। यानी मैं उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि मान लीजिए जैसे मैं खुद जो है किसी जो इलाके के गरीबों का अगर अध्ययन करना चाहता हूँ, तो मैं खुद वहाँ गया और मैंने वहाँ के गरीबों का जो सर्वे किया, मैंने पता किया कौन कौन कितने गरीब है, कहाँ रहते हैं, क्या हालत में रहते हैं। तो जो मैं आंकड़े वो इकट्ठे कर रहा हूँ, वो चीज़ कहलाएंगे प्राथमिक आंकड़े। सेकेंडरी आंकड़े क्या होता है? वो दूसरों के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। यानी मान लीजिए मैं गया, मैंने आंकड़े इकट्ठे किए और वो आंकड़े आप काम में ले रहे हो, तो वो आपके लिए जो है द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। प्राथमिक का मतलब जो खुद इकट्ठा करता है, और द्वितीयक जो किसी और ने इकट्ठे किए वो हमारे काम में आते हैं, वो द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात। आंकड़े, तथ्य, सामग्री, डेटा, कुछ भी हम कह सकते हैं इनको। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो प्राथमिक तथ्य है ये हम कैसे प्राप्त करते हैं, इनके जो स्रोत है वो क्या है? तो प्राथमिक तथ्यों के जो है स्रोत की अगर हम बात करें तो 4-5 स्रोत है। उनमें पहला आता है अवलोकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर मेन जो चीज़ें हैं, ये अगर 4-5 चीज़ें अगर आप लोग समझ जाओगे तो जो है आपको एक तरह से पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मैं बिल्कुल संक्षेप में समझा रहा हूँ और वापस मैं दोहरान करना चाहूँगा कि मेरे बताए हुए को जो आप समझोगे, जानोगे, तो उसके बाद आप अगर कोई किताब पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएगी।
तो बिल्कुल जो है, और गणित की तरह नंबर आते हैं। अवलोकन की बात करें, अवलोकन को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अवलोकन का मतलब तो देखना। अब सवाल ये उठता है कि आके तो हम सब कहते, हम सब देखते हैं, मगर उस देखने को ही केवल अवलोकन नहीं कहते। अवलोकन का मतलब होता है किसी घटना को गहराई से देखना, उसके कार्य कारण संबंधों के बारे में पता लगाना निष्पक्ष रूप से, वो चीज कहलाती है अवलोकन। अब यहाँ अवलोकन भी 3 तरह के होते हैं। एक होता सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। आप लोग नोट कर सकते हैं। सहभागी अवलोकन का मतलब तो मैं उदाहरण के रूप में समझाऊंगा। मान लीजिए, और एक और चीज कि मेरी जो है एक खासियत ये रहती है, मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं जो भी उदाहरण समझूं आप लोगों को, वो आपके खुद के ऊपर लागू करके आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं अभी एक उदाहरण बताऊं अवलोकन का, मान लीजिए जो है मुझे जो है पर्टिकुलर किसी इलाके का गरीबों के बारे में अध्ययन करना है, तो मैं जो है उस जो एरिया में गया और मैं उन लोगों के साथ वहाँ रहा। मैं पहले जो हमने एक जो इलाका तय कर लिया, फला जगह मेरे को जाना है, उस जगह में जाना है, और वहाँ जाकर के मैं रहता हूँ और उन लोगों के साथ रह करके महीने 2 महीने 10 दिन 15 दिन रहा और उनके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठी करी, तो वो तो हो गया सहभागी अवलोकन। दूसरा होता है असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन का मतलब ये होता है कि जो है मैं उन लोगों के साथ नहीं रहूंगा, मैं उन लोगों को दूर से बैठ करके उनके बारे में देखूंगा कि भाई ये कैसे क्या हो रहा है, और जो उनके बारे में मोटे मोटे तौर पर जानकारी लूंगा। यानी कभी चले गए और उनसे जो मोटे तौर पर जानकारी है वो इकट्ठा करके वापस आ गए। आप उनके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, 24 घंटे रहेंगे, वो चीज कहलाती है असहभागी अवलोकन। और अर्ध सहभागी के अंदर क्या होता है कि मोटे मोटे तौर पर, यानी आप दोनों चीजों की विशेषता, यानी आप कभी वहां चले गए, जब कोई विशेष अवसर आया तो आप वहां चले गए, उनकी कोई रीति रिवाज जो है, कोई चीजें जानकारी आपको लेनी है उनकी संस्कृति के बारे में, तो वहाँ 2 दिन आप रह लिए और बाकी जो वापस आ गए, तो ये जो चीज कहलाती है वो अर्ध सहभागी अवलोकन कहलाती है। अवलोकन मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, अवलोकन के द्वारा भी हम आंकड़े या तथ्य इकट्ठा करते हैं। दूसरे नंबर का आता साक्षात्कार या इंटरव्यू। दूसरे नंबर का है साक्षात्कार। अब साक्षात्कार इंटरव्यू का मतलब आमतौर पर जो है हम लोग देसी भाषा में जो नौकरी के लिए कोई जो इंटरव्यू है उसी को हम इंटरव्यू मानते हैं। इंटरव्यू का साक्षात्कार मतलब ये नहीं होता, इसका बहुत व्यापक अर्थ होता है। साक्षात्कार का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि मान लीजिए जो है एक अवलोकनकर्ता किसी व्यक्ति के पास बैठता है और उसके बारे में जो है जो अनुसंधान करता किसी व्यक्ति के पास बैठता है, उससे उत्तरदाता के पास, और उससे जानकारी लेता है, उससे प्रश्न पूछता है और वो उसका जवाब देता है, और जो उससे सामग्री प्राप्त होती है, तो वो जो प्रक्रिया वो साक्षात्कार कहलाती है। और साक्षात्कार के भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। मैंने मोटे तौर पर आपको साक्षात्कार के बारे में संक्षेप में बताया कि साक्षात्कार हम किसे कहते हैं। तो जो हम तथ्य एकत्रित करने का पहला हो गया अवलोकन, दूसरा हो गया साक्षात्कार, तीसरा है अनुसूची। अनुसूची को अंग्रेजी में बोलते हैं शेड्यूल। अनुसूची क्या होता है कि प्रश्नों की एक सूची होती है, और उस अनुसूची को जो है जो अनुसंधान करता है, जैसे उदाहरण के रूप में मैं मेरी बात करता हूँ कि मान लीजिए मैं जा रहा हूँ और मैंने जो है 10 लोगों के बारे में मेरे को पता करना है, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे प्रश्न पूछा और उसका उत्तर मैं खुद लिख रहा हूँ। यानी मैं पूछ रहा हूँ सवाल और जवाब जो है वो दे रहे हैं, पर लिख मैं रहा हूँ, तो उनके बताए जवाबों को मैं लिखूंगा। इस तरह मैं 10, 20, 50, 100, 200 लोगों के पास जाकर के उत्तर एकत्रित कर रहा हूँ, वो चीज़ कहलाती अनुसूची। और इसके बाद चौथी चीज आती है प्रश्नावली, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वेश्चनरी। प्रश्नावली में क्या होता है, अनुसूची प्रश्नावली चीजें लगभग एक ही है, मगर इसमें अंतर क्या है। प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक सूची होती है और अनुसूची भी प्रश्नों की एक सूची होती है, मगर अंतर यह है कि प्रश्नावली जो है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने प्रश्न बनाए, उनको मैंने टाइप करवाया, अलग अलग 150 और लिफाफे बनाए और 100 लोगों के डाक से मैंने उनको भेजा। तो अनुसूची में तो क्या मैं पर्सनली उनके घर जा करके या उन लोगों से मिल करके मैं उत्तर इकट्ठा कर रहा हूँ, मगर प्रश्नावली में मैं डाक से भेजूंगा और उसके द्वारा, अब इसमें दोनों चीजें फायदे नुकसान भी है। अनुसूची में क्या होता है कि अगर हम आमने सामने बैठे तो 100% हमें रिजल्ट मिलने की उम्मीद है, मगर प्रश्नावली मान लो मैंने तुम्हें डाक को भेजा और 100 में से हो सकता है कुछ 20-50 लोग मेरे जैसे आलसी, उन्होंने पढ़ा ही नहीं हो, भेजा ही नहीं हो या डाक में खो गए हो, तो वो हमें सूचना ही मिलती। मगर फायदा क्या है, फायदा ये कि हमारा समय, श्रम और ये सारी चीजें बचती है, क्योंकि अनुसूची में हम एक एक आदमी के पास जाना पड़ेगा, हमारे पास टाइम कंज्यूम होगा, प्रश्नावली में हमारा समय बचता है। तो मगर जो हमारा इन सब चीज़ों में कौन सी पद्धति हम काम में लेंगे, वो इन चीज़ों के ऊपर तय रहती है कि हम जो है हमारा उद्देश्य क्या है या हम किस तरीके का सर्वेक्षण अनुसंधान कर रहे हैं। अगर बड़े पैमाने की हमें जानकारी लेनी है तो जो है प्रश्नावली हमें चाहिए, और बाकी अनुसूची, अवलोकन, साक्षात्कार, इन चीज़ों का अलग अलग उपयोग मिले। तो ये हो गया प्राथमिक तत्वों के स्रोत। अब है सेकेंडरी यानी द्वितीयक
स्रोत जो तथ्य कैसे प्राप्त होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। मैं आप लोगों को ये मिटा देता हूँ। और दो प्रकार के हैं। कौन कौन से है इसकी बात करें तो पहला व्यक्तिगत प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख या अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हम बोलेंगे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। अब व्यक्तिगत प्रलेख और दूसरा होता है सार्वजनिक प्रलेख। पहले इसको मैं लिख दूं, दूसरा हो गया सार्वजनिक प्रलेख। दूसरा व्यक्तिगत प्रलेखों की बात करें तो व्यक्तिगत प्रलेखों के अंदर का मतलब है कि जो व्यक्ति से रिलेटेड है, यानी और सार्वजनिक यानी सब लोगों से रिलेटेड। अब मैं अंतर के रूप में बता दूं कि व्यक्तिगत प्रलेखों में क्या होता है, किसी का लेटर है। अब किसी के लेटर का मतलब क्या, जो कोई महान लोग या पुराने अगर बात करें भविष्य में, जैसे एक छोटा सा उदाहरण के रूप में हिटलर के जो है वहाँ कैंप के अंदर एक छोटी सी बच्ची 12 साल की थी, उसने लेटर लिखे। वो लेटर आज भी ऐतिहासिक धरोहर है। क्यों? क्योंकि उससे हमें जानकारी मिलती है कि भाई जो है उस दौरान उन लेटरों से हमें ये जानकारी मिलती है कि किस तरह हिटलर ने उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया, किस तरह से वो लोग जो है उनकी मौत हुई या एक आध कोई बच गया। तो ये पत्र, इसी तरह महान लोग हैं जैसे गांधी जी है, भगत सिंह है, इन लोगों के जो लेटर है वो भी हम अनुसंधान के अंदर काम में ले सकते हैं। तो वो हो गया व्यक्तिगत प्रलेख में, है ना। और ये इकट्ठा कहाँ से हुआ, ये द्वितीयक स्रोत, यानी जो है ये मैंने नहीं लिखे, ये किसी और ने लिखे, मगर उनको हम काम में ले रहे हैं। इसी तरह पत्र हो गया, डायरी, जो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे महान लोग जो डायरियाँ लिखते हैं या आम आदमी भी डायरी लिखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं 1993 से डायरी लिख रहा हूँ, रोज लगातार लिखता हूँ। तो ये जो डायरी हो गई, इसी तरह जीवन इतिहास यानी बायोग्राफी। अब जीवन इतिहास दो तरह का होता है, एक होता जीवनी और एक होता जो है आत्मकथा। आत्मकथा आदमी खुद लिखता है और जीवनी कोई और लिखता है। जैसे गांधी जी की आत्मकथा गांधी जी ने लिखी, मगर गांधी जी के बारे में मान लो मैं कोई किताब लिखता हूँ तो वो उनकी जीवनी कहलाएगी। तो इन दोनों में अंतर है। और इसी तरह जो है कुछ होता संस्मरण, यानी कुछ लोग जो है कहीं गए, मान लीजिए उन्होंने अपना अनुभव लिखा, भाई ये मैं वहाँ गया, ये चीज़ें हुई, उनको कहते हैं संस्मरण। और आजकल यूट्यूब के अंदर लोग ब्लॉग बनाते हैं, उनको भी हम संस्मरणों के अंतर्गत ही शामिल कर सकते हैं। तो जो है ये है सार्वजनिक प्रलेख यानी सेकेंडरी डेटा। और इनके अंदर भी क्या होता है कि दो तरह के हैं, एक प्रकाशित है और एक अप्रकाशित, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पब्लिश मिल जाती है। और जैसे पब्लिश के अंदर जो है सरकारी आंकड़े हुए, ये जो सारी चीजें हैं वो हो गई। इसी तरह अप्रकाशित के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए किसी लेखक ने कोई किताब लिखी मगर वो छपा नहीं पाया, तो जो पांडुलिपि होती है वो हुआ, या अभिलेख है, या लोकगीत संस्कृतियाँ जो हम देखते हैं कि जो भी हमारे लोकगीत ये जो होते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे, ये कहीं पर लिखे हुए नहीं रहते, ये अप्रकाशित होते हैं, किसी किताब में अंदर छपे नहीं। आजकल लोग भले ही उनको पब्लिश कर लेते हैं, मगर ये हजारों साल से परंपरा चली आ रही थी। ये सार्वजनिक प्रलेखों के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया कि तथ्य किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्राकल्पना, उपकल्पना या हाइपोथेसिस के बारे में। प्राकल्पना या उपकल्पना की अगर बात करें, मेरा आपको एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो इन चीज़ों को लेकर के कुछ मैंने वीडियो बना रखे हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है, वो भी आप मेरे इसमें सर्च में जा करके आप वीडियो में उसमें आप देख सकते हैं। प्राकल्पना क्या है? प्राकल्पना किसी भी अनुसंधान करने के लिए हम जो है कार्य कारण संबंधों के ऊपर आधारित एक कोई जो है अनुमान बनाते हैं, निष्कर्ष बनाते हैं, मगर जिसका परीक्षण करना बाकी हो वो चीज़ कहलाती है प्राकल्पना, यानी कार्य कारण संबंधों पर आधारित एक कथन जिसका परीक्षण बाकी हो। अगर संक्षेप में मैं पहले तो मैं उदाहरण के रूप में, क्योंकि मेरा आप जानते हैं कि मेरा हर चीज़ को पहले उदाहरण के रूप में समझाने का तरीका रहता है। मान लीजिए मेरी चाबी खो जाती है, कार की स्कूटर की चाबी खो गई, तो मैं पहले क्या करूँगा, एक बैठा और ठंडे दिमाग से सोचूंगा कि यार मेरी चाबी कहाँ खो सकती है। तो मैं अनुमान लगाऊंगा कि मैं फला दुकान पे वहाँ गया था तो मेरी चाबी वहाँ खो गई। तो ये क्या हुई, एक जो है उपकल्पना हो गई, यानी कि जो है कार्य कारण संबंध हो गया कि भाई मेरी चाबी वहाँ हो सकती है, ये एक कथन है और इसका परीक्षण करना क्या हुआ बाकी है। अब मैं वहाँ जाऊँगा और अगर मेरे को वहाँ मिल जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, उपकल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है। और अगर नहीं मिलती तो क्या होगा, मैं वहाँ जाकर वापस दोबारा अनुमान लूंगा, यार यहाँ नहीं मिली, इसका मतलब किसी और जगह में गलती से भूल गया, तो वहाँ ढूंढूंगा। तो उपकल्पना जो है
अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और जब तक कोई सिद्धांत नहीं बन जाता तब तक हम लगातार उपकरणों का निर्माण करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि एक अनुसंधान को एक निश्चित रूप से हमें कोई दिशा मिल जाती है। तो उपकल्पना के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा वीडियो और दूसरा देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति अंग्रेजी में बोलते हैं केस स्टडी मेथड। कुछ चीजें ऐसी भी है जो अगर आप लोग हिंदी थोड़ा सा जानते हैं, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, और कोशिश करेंगे तो आपको इनके आधार पर समझ में आ जाएगा कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। वैयक्तिक यानी पर्सनल, केस स्टडी मेथड यानी एक अकेले। अब इसमें क्या होता है, इसका परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें तो किसी भी एक सामाजिक इकाई से संबंधित जो सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा जो गहन अध्ययन किया जाता है वो चीज वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहलाती है। वापस एक बार मैं बता देता हूँ, किसी भी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहलाता। अब यहाँ सामाजिक इकाई का मतलब क्या होता, यहाँ सामाजिक इकाई के अंदर एक आदमी भी हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है, कोई जाति, समुदाय, संस्था या एक पूरा राष्ट्र, देश भी हो सकता है, या एक इतिहास का एक कोई युग भी हो सकता है। मगर जैसे जैसे हम इकाई का आकार बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हमारे अध्ययन करने के लिए हमें बहुत सारे साधन या दिक्कतें को सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज कहलाती है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, यानी एक आदमी के बारे में ए से लेकर जेड तक के बारे में पूरी तरीके से पता लगाना वो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहलाती है। इस पद्धति का भी प्रयोग अनुसंधान के अंदर किया जाता है। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, निदर्शन या सैंपलिंग जिसको हम बोलते हैं। एक इसको जो है प्रतिचयन भी बोलते हैं शब्द में, सैंपलिंग यानी। और कई बच्चे गलती कर देते हैं, निदर्शन को निर्देशन कर देते हैं। ये निदर्शन शब्द है। निदर्शन बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो तथ्य हैं, आंकड़े एकत्रित करने के जो है दो तरीके हैं, या अध्ययन के जो है आंकड़े हम कैसे इकट्ठा करते हैं उसके दो तरीके। पहला है संगणना विधि, उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में सेंसस मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए हमें जो है भारत के गरीबों को अध्ययन करना है, तो पहला सेंसस मेथड ये होता है कि हम भारत में जितने भी तमाम गरीब 20-25 करोड़ जितने भी लोग हैं एक एक के बारे में आंकड़ा इकट्ठा करें, वो चीज़ अभी सेंसस मेथड। और जैसे कि आप जानते हैं कि इतना बड़ा आंकड़ा किसी एक व्यक्ति या संस्था के बारे में बस की बात नहीं। सेंसस की जो पद्धति है वो सरकारें काम में लेती है। जैसे आपको पता होगा कि भारत सरकार जो हर 10 साल में जनगणना कराती है, तो वो मेथड है वो सेंसस मेथड कहलाता है। वो सैंपलिंग नहीं है, वो सेंसस मेथड है। अब क्या हो गया, संगणना विधि। अब दूसरा तरीका है कि अब हम सारे लोगों का अध्ययन कर नहीं सकते, तो एक दूसरा तरीका ये है कि हम समग्र में से यानी टोटल में से कुछ इकाइयों का चुनाव करते हैं अध्ययन करने के लिए। अब जैसे वापस आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मान लीजिए आप जो है बाजार जाते हैं या आप खाना बनाते हैं, चावल पक गए नहीं पके, इसका हम कैसे पता करते हैं? सीधी सी बात है कि जो चावल उबले उनमें से कोई एक दो दाना हम दबा करके देखते पक गए। ऐसा हम नहीं करते पूरी जो परात है उसके अंदर सारे एक एक दाने को दबा कर देखते हैं कि भाई हाँ ये भी पक गया ये भी पक गया, ऐसा नहीं करते, वो बेवकूफ़ी कहलाएगी। इसी तरह हम बाजार जाते हैं, गेहूँ खरीदते हैं, मान लीजिए तो पूरी बोरी में 50-100 किलो में से जो है एक मुट्ठी भर के हम चेक करते हैं। वो चीज़ जो चेक करने का जो मेथड है वो कहलाता निदर्शन यानी सैंपलिंग मेथड कहलाता, और उसी के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। अभी जो एग्जिट पोल हुई उसके अंदर भी जो ये जो अलग अलग टीवी चैनल वाले ये इन लोगों ने जो अध्ययन किया, वो ऐसा नहीं कि हर एक वोटर के पास गए, वो 100 में से कोई 2, 5, 10 वोटर को पकड़ लेते हैं, उनकी राय जान लेते और फिर उन जो है लोगों की राय को पूरे समग्र के ऊपर लागू करते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है। तो वो चीज़ कहलाती है सेंसर। और ये जो निदर्शन है ये केवल इलेक्शन के अंदर ही काम नहीं आता। जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी सेंसस मेथड अपना निदर्शन सैंपलिंग मेथड हम ये कह सकते हैं काम में लेते हैं कि ताकि भाई उनका उत्पादन कहाँ, उसके किस तरह उनका जो है मार्केटिंग हो सके, कहाँ उनकी जो है संभावना होगी, तो वो चीज़ें इसमें जो है काम में लेता है। और सामाजिक अनुसंधान के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही सही, जो भी सामाजिक समस्या है उनकी जानकारी के लिए हमें निदर्शन पद्धति का उपयोग करना पड़ता है। बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, जो भी सारी चीज़ें हैं। निदर्शन की बात करें तो निदर्शन दो तरह का, एक है देव निदर्शन जिसको हम बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग, और दूसरा होता है असंभावित निदर्शन। और देव निदर्शन का एक नाम दूसरा संभावित भी आता है, असंभावित। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और बच्चे क्या चक्कर में आ जाते हैं, वो क्या कंफ्यूज हो, देव का मतलब भगवान या संभावित और असंभावित वो समझ नहीं पाते। देव का मतलब संयोग, या संभावित का मतलब है कि 100 में से
प्रत्येक इकाई के जो है निदर्शन में चुनने के अवसर मौजूद रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, वो चीज कहलाती है देव निदर्शन, यानी संभावनाएं रहती है, यानी 100 में से ये भी चुन सकता है, वो भी चुन सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है। ये एक लक एक लक फैक्टर के ऊपर काम करता है, तो वो चीज कहलाती है देव निदर्शन या संभावित निदर्शन। यानी इसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग पद्धतियां हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो आपको समझ में जाएगा। मान लीजिए जो है मैंने लॉटरी मेथड निकाला। अब लॉटरी मेथड क्या है? लॉटरी मेथड भी एक लक फैक्टर पर काम करता है, यानी हमने 100 में से 10 लोगों को चयन करना, तब 100 की पर्चियां बनानी, 100 में से 10 लोग जो निकले वो देव निदर्शन या रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत कहलाते हैं। इसी तरह कार्ड मेथड होता है, एक होती टिपेट पद्धति होती है। टिपेट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने टिपेट ने जो है काफ़ी सारी संख्याओं की एक किताब लिखी और किताब के आधार पर एक मेथड होता है, वो आप लोगों के लिए इतना पर्याप्त है कि टिपेट पद्धति एक कहलाती है। इसी तरह ग्रिड जो पद्धति होती है वो भूगोल के जो सामाजिक अनुसंधान तो उसके अंदर हम काम में लेते हैं। ये तो अभी देव निदर्शन। और असंभावित का मतलब होता है कि जहाँ पर सभी के संभावनाओं के जो है हर एक के भी अवसर नहीं रहते, यानी पर्टिकुलर कुछ लोगों को ही अवसर मिलेंगे कि ये जो है सैम्पलिंग में चुनने का अवसर है। उदाहरण के रूप में सविचार निदर्शन आता या सुविधापूर्ण निदर्शन। सविचार निदर्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरा पर्टिकुलर अनुसंधान है और मैंने और अंग्रेजी में बोलते हैं पर्पजिव ये सैम्पलिंग, यानी कि मैंने तय करा कि मेरे को ये चीज़ें करनी, तो मैं उन 100 लोगों में से मेरे को जो 10-20 लोग जो है पर्टिकुलर मैंने तय करा कि ये मेरे काम के हैं और उनको मैंने निदर्शन यानी सैम्पलिंग के रूप में चुना, तो वो चीज़ कहलाती है सविचार निदर्शन। एक दूसरा होता सुविधापूर्ण निदर्शन, ये यानी कि मेरे को मिल गया भाई 100 में से यार ये लोग मिल गए, इनको मैं अध्ययन कर लेता हूँ, बाकी को मेरे लिए दिक्कत आ रही है तो उन लोगों को चुनाव करा। तो ये हालांकि ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति नहीं कहलाती। वैज्ञानिक पद्धति के अंदर देव निदर्शन का जो है हम लोग प्रयोग ज़्यादा करते हैं, मगर कभी कभी हम इन मेथड का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद है सारणियन, जो अंतिम जो सामाजिक अनुसंधान पद्धति के अंदर आती वो चीज़ें। सारणियन का मतलब होता है कि टेबुलेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था कि किसी भी मकान को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट ये सारी चीज़ चाहिए, मगर अगर हम किसी एक जगह पर पटक देते हैं तो वो मकान नहीं बन जाता, उनको जमाना पड़ता है। ईंट, सीमेंट सारी चीज़ों का एक सिस्टम होता है, उनके आधार पर हम बनाते हैं, वो तब जाकर मकान बनता है। तो केवल आंकड़े इकट्ठा करना सही कोई सिद्धांत नहीं बनेगा। उन आंकड़ों को हम अलग अलग उनकी विशेषताओं का आधार पर एक टेबल बनाते हैं, सारणियाँ बनाते हैं। आप सारणियाँ देखी होगी आप लोगों ने, इस तरह की कॉलम बनाते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सारणियाँ कहलाती है। इसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं, मगर मोटे तौर पर किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसी के अंदर जो है आप गणित का सिंपल सा आता है मीन मोड मीडियन, यानी माध्य माध्यिका बहुलक, ये भी आते हैं। इसके और उन्हीं माध्य माध्यिका बहुलक के द्वारा हम किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष पर आगे पहुंचते हैं। इसका क्या मतलब, यानी कि 100 में से इतने लोग हैं तो इन लोगों का ये रिजल्ट आ रहा, तो हम गणित के मेथड सूत्र लगाते हैं, तो ये चीज़ें आती उसके आधार पर हम ये देखते हैं। और इसके बारे में मैं आपको एक अलग से और वीडियो बना दूंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो बाकी मैं उसके बारे में और विस्तार से भी बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आपको पूछना हो या कोई और चीज़ के बारे में पूछना हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं 9414317258। मैं हमेशा विद्यार्थियों की बातों का जवाब देता हूँ। और वापस से एक बार धन्यवाद, मेरे वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी ध्यान से देखा इसके लिए। और पसंद आए तो निश्चित रूप से आप आगे अपने दोस्तों को भेजना। धन्यवाद।